सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। सही उत्तर हो जाएगा अशोक लाहिड़ी को। तो अशोक लाहिड़ी का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा। ये एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं और अभी इन्हीं को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन बनाया गया है। यहाँ पर उन्होंने किनका स्थान लिया? सुमन बेरी का स्थान लिया है। और मैंने आपसे कहा इनका नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा क्योंकि इससे पहले वो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, तो इस कारण से आपने इनका नाम सुना होगा। वैसे वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे थे, लेकिन अब फाइनली याद रखना है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं कौन? अशोक लाहिड़ी। अच्छा, मैं पूछूं अगर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आप कहोगे NK सिंह, नंद किशोर सिंह। लेकिन अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और मुख्य आर्थिक सलाहकार से प्रश्न अगर मैं पूछ लूं कि वर्तमान में भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो याद रखना वी अनंत नागेश्वरन है। अब पहले मैं आपको नीति आयोग के बारे में बताता हूं, फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स हम देखेंगे। नीति आयोग इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था कब? 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। हमने कहा उपाध्यक्ष अभी तक सुमन के बेरी थे, अब अशोक लाहिड़ी जी हो गए। और CEO अभी कुछ समय पहले ही बनी थी निधि चिब्बर, इनको एडिशनल चार्ज मिला था। तो नीति आयोग से ये पॉइंट्स ध्यान में रखना कम से कम। बाकी कुछ अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियां मैं आपको और रिवाइज करवाऊं तो अभी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है भूमिका श्रेष्ठ। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई? मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति। विक्रम दुर्रईस्वामी को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और पेरियासामी कुमारन को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया था। डॉक्टर संजय तिवारी को राष्ट्रीय दंत आयोग नेशनल डेंटल कमीशन के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का डायरेक्टर जनरल बनाया गया पीयूष आनंद को। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख बने वीर विक्रम यादव। और BPCL के नए CMD संजय खन्ना बने। नेस्कॉम फाउंडेशन के नए अध्यक्ष UB प्रवीण राव बने। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने थे। ठीक है, तो ये सारी नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हमने रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में IPL इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो इसका सही उत्तर होगा विराट कोहली। तो RCB के प्लेयर हैं विराट कोहली और अभी इन्होंने IPL में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। तो विराट कोहली IPL में 800 चौके लगाने वाले अभी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। यह रिकॉर्ड अभी उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए बनाया। अभी जो मैच हुआ था इनके बीच में M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। वैसे आपको बता दूं विराट कोहली ने IPL में 300 छक्के भी पूरे कर लिए हैं और एक ही टीम से खेलते हुए, जो कि RCB की तरफ से ये खेलते हैं, तो एक ही टीम से खेलते हुए 300 छक्के लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और वैसे IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है। बाकी एक लिस्ट भी मैंने आपके यहाँ पे लगा दी, आप देख सकते हो विराट कोहली कितने मैचेस में कितने छक्के लगा चुके हैं, कितने चौके लगा चुके हैं, टोटल रन कितने, मतलब टोटल बाउंड्रीज देखेंगे तो वो कितनी है और किस टीम से खेलते हैं ये। ठीक है, तो पहले नंबर पे चल रहे हैं विराट कोहली। बाकी IPL से बात करें, अभी 2026 का जो IPL है वो कौन सा संस्करण है? 19वां संस्करण है। इसी से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि इस बार के IPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन। KKR ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में इनको खरीदा था। फिर हमने पढ़ा था विराट कोहली IPL इतिहास में लक्ष्य को चेज करते हुए, लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। और RCB के जो भुवनेश्वर कुमार है वो IPL में 200 प्लस विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज फास्ट बॉलर बने थे। फिर हमने पढ़ा जो गुजरात टाइटंस के जो कप्तान है शुभमन गिल, उन्होंने 40 गेंद में 56 रन बनाए थे और इसी के साथ गिल ने IPL में 4000 रन पूरे कर लिए थे। ऐसा करने वाले वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए और यहाँ पर उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, अभी जो WPL हुआ था अभी 2026 में चौथा संस्करण था, वो किसने जीता, किसे हरा करके, ये आपको बताना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन ये कहां पर आयोजित होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना। हम बात कर रहे हैं भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की। ये 28 से लेकर 31 मई 2026 तक होगा। इस बार ये इसका चौथा संस्करण है। कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा।
थीम भी है IA स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन और समावेशी विकास। अच्छा, इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? भारत और अफ्रीका के रिश्ते को मजबूत करना, दोनों के बीच में व्यापार बढ़ाना, नई टेक्नोलॉजी और स्किल्स में साथ मिलकर काम करना और डेवलपमेंट के लिए मिलकर प्लान बनाना। बात करें इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की, तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। अब तक ये 3 बार हो चुका है। सबसे पहले 2008 में हुआ था नई दिल्ली में, फिर 2011 में अदिस अबाबा इथोपिया में हुआ था, 2015 में नई दिल्ली में हुआ था, और अब लगभग 10 साल के बाद ये अब 2026 में हो रहा है। और 10 साल के बाद हो रहा है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहां पर हो रहा है? नई दिल्ली में। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत और अफ्रीका मिलकर दोस्ती, व्यापार और विकास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब कुछ और समिट्स, ये इंपॉर्टेंट समिट्स की लिस्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी 2025 में जो G7 समिट हुआ था ना, वो कनाडा के अल्बर्टा में हुआ था, लेकिन अब 2026 वाला G7 समिट ये कहां पर हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। और जैसे 2025 में G20 को होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने, अब 2026 में G20 ये होस्ट कर रहा है अमेरिका के मियामी में। उसी तरह से 2025 में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, लेकिन इस बार ब्रिक्स समिट जो 18वां एडिशन है उसको भारत होस्ट कर रहा है। IUCN की बैठक हुई थी 2025 में अबू धाबी में। उसके अलावा 2025 में जो आसियान समिट हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, SCO समिट जो 2025 में हुआ था चाइना में हुआ था, लेकिन अब 2026 में जो इसका 26वां एडिशन है वो होगा बिश्केक किर्गिस्तान में, और अगले साल पाकिस्तान होस्ट करेगा। और पिछले साल 2025 में नाटो समिट ये हुआ था हैग नीदरलैंड में, और बिम्स्टेक समिट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में, लेकिन अब इसको होस्ट करेगा बांग्लादेश। उसी तरह से कोप 17 ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन है, कौन सा संस्करण है? 17वां, इसलिए हमने बोला कोप 17। ये 2026 में आर्मेनिया के येरेवन में होगा। और कोप 16 कहाँ पर हुआ था? 2024 में कोलंबिया के कैली में हुआ था। उसी तरह से कोप 30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, 2025 में हुआ था ब्राजील के बेलम शहर में। अब ये 2021, अब अगला वाला 2026 में होगा कोप 31 तुर्की के अंतालिया में। बाकी इंटरपोल के गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता 2025 और 26 दोनों समय ये कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में RBI की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई? तो आंसर होगा पे पॉइंट इंडिया। इस प्रश्न को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क अब RBI के पेमेंट सिस्टम से सीधे जुड़ गया है। एक्चुअली में अभी तक केवल बैंक ही इसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन अब पहली बार एक प्राइवेट फिनटेक कंपनी इसमें शामिल हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसे आप ऐसे समझो, पहले क्या होता था, पे पॉइंट इंडिया जैसी जो प्राइवेट फिनटेक कंपनीज होती हैं उनका पैसा भेजने या लेने में, यानी कि पैसे को ट्रांसफर करने के लिए किसी बैंक की मदद लेनी पड़ती थी। और अब क्या होगा, अब जब कंपनी खुद सीधे RBI के सिस्टम से जुड़ गई है, तो अब ये सीधे RTGS और NEFT के माध्यम से पैसे को खुद ही ट्रांसफर कर सकती है। अब इनको बैंक की जरूरत नहीं है, ये इसका मतलब हो गया। RTGS मतलब रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी एग्जाम में। तो अब इसके शामिल होने से फायदा क्या होगा? लेन देन तेज हो जाएगा, कम खर्च लगेगा, बैंकों पर निर्भरता खत्म होगी, और अपना IFSC इनको कोड मिल जाएगा, मतलब खुद का एक तरह का मिनी बैंक जैसा ये काम कर सकती हैं। और अभी ये पहली प्राइवेट यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है ये सुविधा पाने वाली। वैसे RBI का लक्ष्य भी है कि सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि टेक कंपनियां भी पेमेंट सिस्टम में आगे आए। बाकी इस कंपनी के बारे में आपको और बता दूं, पे पॉइंट इंडिया नेटवर्क क्या है? ये एक ऐसी कंपनी है जो छोटे दुकानदारों, जैसे किराना स्टोर हो गया, मोबाइल शॉप वगैरह हो गई, उनको मिनी बैंक बना देती है। मतलब कैसे काम करते हैं ये आप देखोगे, अगर आपके आसपास कोई छोटी दुकान है तो वहाँ ये अपना फ्रेंचाइजी पॉइंट खोल लेंगे, मतलब वहाँ जा कर के आप ये काम कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो बैंक से, मोबाइल या DTH रिचार्ज करवा सकते हो, बिजली पानी के बिल भी भर सकते हो, मतलब बैंकों से जुड़े काम कर सकते हो। मतलब छोटे मोटे कामों के लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं उस दुकान पे ही आपका काम हो जाएगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये कंपनी कब स्थापित हुई थी? सितंबर 2005 में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। वैसे RBI की भी बात कर लें, RBI की स्थापना होती 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई में है।
और इसकी स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे होती है। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं 26वें नंबर के, जबकि पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले इंडियन गवर्नर रहे सीडी देशमुख। वर्तमान में 4 इसके आपको डेप्यूटी गवर्नर मिलेंगे, श्रीश चंद्र मुर्मू, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन और पूनम गुप्ता। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 अरब रुपए की पहली निकासी मंजूरी की है? रुपए की पहली निकासी मंजूर की है। तो आंसर होगा मालदीव। तो भारत ने अभी मालदीव को 30 अरब रुपए की मदद दी है ताकि वहां की अर्थव्यवस्था संभली रहे। ये पैसा भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत दिया गया। इस समझौते को सार्क मुद्रा अदला बदली करेंसी स्वैप कहते हैं। करेंसी स्वैप क्या होता है पहले तो यही समझ लो। तो जब किसी देश के पास फॉरेन करेंसी की कमी हो जाती है तो दूसरा देश उसे कुछ समय के लिए पैसा उधार देता है ताकि वो अपनी जरूरी जरूरतें पूरी कर सके। बाकी उसको ये पैसा वापस लौटाना होगा। तो अभी हमने उसकी मदद की, इससे उसको फायदा क्या होगा कि मालदीव एक तो दिवालिया होने से बच सकता है, वहां जरूरी चीजों की कमी नहीं होगी, देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी संभल जाएगी। और भारत ने मदद क्यों की? तो भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी देशों की मदद करता रहता है ताकि रिश्ते मजबूत रहें, क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। और आपको बताइए मालदीव वही है जो भारत के खिलाफ बोल रहा था, लेकिन आज उसके बुरे समय में खड़ा कौन है? भारत। तो आप देख सकते हैं ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल इसकी माले हो गई, करेंसी मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। और एक्वेरिन एक्सरसाइज, एकता एक्सरसाइज भारत और मालदीव के बीच में होता है। अच्छा, इस मैप में आप देखो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल, जबकि 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप के द्वीप समूहों से अलग करता है। मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। बाकी मालदीव के बारे में कुछ और बातें आपको बताऊं तो आपको पता है मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी थी कैटरीना कैफ। और पिछले साल जो एकता एक्सरसाइज हुआ था, नेवल एक्सरसाइज है भारत मालदीव के बीच में, कहां पर हुआ था? हिंद महासागर में। और एक्वेरिन एक्सरसाइज हुआ था भारत मालदीव के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में। उसके अलावा मालदीव ट्रिपल एलिमिनेशन को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। ये घोषणा WHO ने की थी। और मालदीव ने HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी डिजीज मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है इसने, मालदीव ने। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल में US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। तो भारत के सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। इनको अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित सैन्य संस्थान US आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और ये उन सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन काम किया है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जो कॉलेज है ये अमेरिका में एक स्थान है कार्लेस्ल बैराक्स, यहाँ पर ये कॉलेज स्थित है जिसका नाम है US आर्मी वॉर कॉलेज, जहां पर दुनिया के बड़े बड़े सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और जनरल द्विवेदी जी खुद भी पहले इस कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। और ये सम्मान पाने वाले आप कह सकते हो वो तीसरे भारतीय सेना प्रमुख हैं। इनसे पहले VK सिंह और विक्रम सिंह को भी ये सम्मान मिल चुका है। अच्छा, ये सम्मान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये सम्मान दिखाता है कि भारत की सेना दुनिया में मजबूत और सम्मानित है। भारत की वैश्विक पहचान और प्रतिष्ठा इससे बढ़ती है और इससे भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होते हैं, खासकर जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान में रखना। तो हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हो गए। अगर पूछूं नेवल चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और एयर चीफ मार्शल कौन है? अमरप्रीत सिंह है। और हमारे दूसरे नंबर के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम क्या है? जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी जिसका नाम है ओटारमेनी, इसको मंजूरी मिल गई है? तो आंसर होगा अनुवांशिक बहरेपन के लिए। तो ओटारमेनी की बात करें, ये क्या है? तो ये एक नई तरह की जीन थेरेपी है जिसे रीजेनिरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिका की उसने बनाया है और अभी इसे US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। और ये जीन थेरेपी किस बीमारी के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिन्हें जन्म से या अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक कारण से सुनने में समस्या है, बहरापन है। अच्छा, ये समस्या होती क्यों है?
जो बहरापन की समस्या है क्यों होती है? हमारे कान में एक जीन होता है, OTOF जीन। ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, ओटोफर्लिन उसको कहते हैं। तो ये प्रोटीन क्या करता है, आवाज को सिग्नल में बदलकर दिमाग तक भेजने में मदद करता है। अगर यही जीन खराब हो जाएगा तो आवाज सही से दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगी। इस कारण से व्यक्ति को या तो कम सुनाई देगा या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देगा, जिसे हम बहरापन बोलते हैं। अब ये जो जीन थेरेपी है, ओटारमेनी जिसको बोला गया, इसको नाम दिया गया, ये कैसे काम करेगी? तो इस जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, शरीर में एक डिलीवरी सिस्टम भेजा जाएगा, वायरस जैसा ही कुछ, लेकिन वो सुरक्षित होगा। तो ये क्या करेगा, जो सही जीन या नया जीन होगा वो कान की कोशिकाओं तक पहुंचाएगा। इसके बाद कोशिकाएं फिर से सही प्रोटीन बनाना शुरू कर देगी और सुनने की जो क्षमता है उस व्यक्ति में वापस आ जाएगी, वो सुनने लगेगा। तो जीन थेरेपी आप ध्यान में रखना, वैसे आपको कई बार बता चुका हूं कि इसमें होता क्या है। तो शरीर में अगर कोई खराब जीन है तो उसको या तो आप ठीक कर दो या उसको रिप्लेस कर दो एक सही जीन से, ताकि जो बीमारी है, जो भी उसके कारण रोग हो रहा है, वो जड़ से ठीक हो जाएगा। ये होता है जीन थेरेपी में। और इससे संबंधित एक प्रश्न आपको याद आएगा कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी थी, पढ़ा था हमने। तो ऐसे ही प्रश्न बनेगा एग्जाम में, याद रखना ऑटिज्म। ठीक है, ये प्रश्न भी अच्छा है, इसको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में एवरेडी ने भारत की पहली अल्कालाइन यूनिट कहां पर शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। तो एवरेडी बैटरी आती है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने अभी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एक नई बैटरी फैक्ट्री शुरू की है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये भारत की पहली और एकमात्र अल्कालाइन बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री होगी। अब इसका उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। अब इस प्लांट के, इस फैक्ट्री के बारे में कुछ खास बातें हम कर लें तो इस प्लांट को लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है, मतलब निवेश हुआ है 200 करोड़ रुपए का। और यहां से हर साल करीब 36 करोड़ बैटरियां बन सकेगी। ये हाई परफॉर्मेंस वाली बैटरियां होती है, अल्कलाइन बैटरीज, बहुत पावरफुल बैटरीज होती हैं। जो एवरेडी कंपनी है ये पहले से ही ड्राई सेल बैटरी में 50% प्लस का मार्केट शेयर रखती है। अब वे अल्कलाइन बैटरी, जो कि ज्यादा पावरफुल बैटरी होती है, उसमें भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अभी तक इसको हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये भारत में बनना शुरू हो गई है। अब जैसे हमने पढ़ा ना कि ये भारत की पहली अल्कलाइन यूनिट होगी जो कि शुरू हुई है जम्मू कश्मीर में। भारत में पहले से ही संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं। तो आपको याद आएगा, यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन पर ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बना था बैंक ऑफ बड़ौदा। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। भारत कोल गैसिफिकेशन और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ये भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू करेंगे? उड़ीसा के लखनपुर में। किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाली दिव्या सिंह ने नेपाल की राजधानी काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल चलाकर पहुंचने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। और मुंबई में भारत की पहली स्वचालित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया गया। ये चलेगी कुर्ला से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम अभी लॉन्च किया था गुरुग्राम में, इसका नाम है भारत गैस इंस्टा एलपीजी। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बना वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, तमिलनाडु में है। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, ये कहां पर स्थापित होगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश। और राजस्थान का अलवर जिला, ये अभी भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। ठीक है, तो भारत में पहले से संबंधित के सारे प्रश्न हैं। 10 प्रश्न हमने रिवाइज करे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में यूपीएससी पास करने वालों के लिए अभी सीएम इंस्पायर योजना भी किसने शुरू की? तो आंसर होगा मेघालय ने। तो ध्यान रखना, अभी मेघालय सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है सीएम इंस्पायर योजना। अभी मेघालय के जो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब ये योजना है किस बारे में? तो ये योजना उन छात्रों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब इसमें होगा क्या, अगर कोई स्टूडेंट जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वो प्रीलिम्स पास कर लेता है तो उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। अगर साथ में वो मेंस भी पास कर लेता है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। कौन देगा? राज्य सरकार देगी। वो छात्र मेघालय का होना चाहिए। तो मेघालय सरकार ने इसको शुरू क्यों किया, क्या उद्देश्य है? तो उनका कहना है, मतलब मेघालय सरकार का कहना है कि भैया राज्य से बहुत कम लोग सिविल सेवा में जा रहे हैं, तो इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और पढ़ाई और इसकी जो तैयारी होती है वो बहुत महंगी होती है। जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो छात्र होते हैं, इस कारण से उस और नहीं जाते, तो अब उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। तो
वो भी इस और आगे बढ़ेंगे। सरकार एक्चुअली में चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा IAS IPS जैसी नौकरियों में जाएं राज्य से, और अब पैसों की कमी से किसी का सपना नहीं रुकेगा। तो अब मेघालय में आपको लेकर के जरूर चलूंगा, लेकिन योजना वाला प्रश्न है तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं पहले मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। आपको याद आएगा रानी दुर्गावती योजना को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। तो इस योजना में बच्चियों के 18 साल के पूरे होने पर उनको 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मेरी रसोई योजना पंजाब ने शुरू की, गरीब परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट दिए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं पवन कल्याण, अभी उन्होंने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया। सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत मेडिकल मदद और कैशलेस इलाज के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राहत योजना शुरू की। यहाँ पे राहत का मतलब हो गया रोड एक्सीडेंट हेल्थ असिस्टेंस। तो इस योजना के तहत दुर्घटना के पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। अभी केरल सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की थी। महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की भी घोषणा की केरल ने। और लखपति बिटिया योजना यह भी दिल्ली ने शुरू की। इसमें क्या होगा, अगर दिल्ली में किसी बेटी का जन्म होगा तो दिल्ली सरकार उसके नाम पे 56,000 रुपए अभी जमा कर देगी, और जब वो बिटिया 21 वर्ष की हो जाएगी तो वो पैसा ब्याज वगैरह करके लगभग 1,20,000 रुपए होगा, वो उसको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना पंजाब ने शुरू की। यहाँ पे महिलाओं को इस योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए मिलते हैं। मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना, इसे सुरभि गोदाम योजना भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ ने शुरू की। पंजाब सरकार ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार लाने के लिए सिखिया क्रांति 2.0 योजना को शुरू किया। और दिव्यांग शक्ति योजना, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। दिव्यांगों के लिए है ये, उनको फ्री में बस यात्रा यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के धार शहर को सेफ सिटीज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो भैया अभी मध्य प्रदेश के धार शहर को केंद्र सरकार के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में अभी शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब शहर को खास तौर पर महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा। तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या है? ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चला रहा है, और इसका मुख्य लक्ष्य है शहरों में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाना। तो अब इस योजना में, इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से धार शहर में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस शहर में 5 साल में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जैसे जगह जगह CCTV कैमरे लगेंगे ताकि निगरानी बढ़ सके। सड़क लाइटें बेहतर की जाएगी ताकि रात के समय में भी अंधेरा न रहे, सुरक्षित माहौल रहे, उजाला रहे, रोशनी रहे। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे, और अस्पतालों में महिलाओं के लिए अलग वेटिंग रूम बनाए जाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट में शामिल होने से फायदा हम देख सकते हैं। महिलाओं को बाहर निकलने में ज्यादा सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। शहर ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरा बनेगा। पर्यटन यानी कि घूमने आने वाले लोगों के लिए भी ये सुरक्षित रहेगा, तो इससे पर्यटन बढ़ेगा। लोगों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, अगर इसकी बात करें, यह योजना गृह मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से और निर्भया फंड के तहत शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता ही लग रहा है, सार्वजनिक जगहों पर जैसे सड़कों पे, बाजारों पे, बस स्टैंड आदि पर महिलाएं जो है वो सुरक्षित महसूस करे, ये इसका उद्देश्य है। खास तौर पे सभी के लिए है, सभी लोग सुरक्षित महसूस करें, लेकिन उनमें भी महिलाएं खास हैं। अब इसी तरह से कुछ सिटीज, शहरों से संबंधित मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा। यहाँ पे ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आपके। जैसे कि रोपवे सर्विस को शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी है। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगा? मुंबई और चेन्नई। और शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो है। और देश की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी ये कौन सी बनेगी? अमरावती, आंध्र प्रदेश। आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बना था इंदौर। किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? बंगलुरु। और भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? इंदौर। और स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में टॉप पर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड था, स्विट्जरलैंड का शहर है ज्यूरिख, और भारत का दिल्ली इसमें 104 स्थान पर रहा था। वहीं भारत का पहला एकीकृत इंटीग्रेटेड वित्तीय शहर कौन सा बन गया है? आंध्र प्रदेश के अमरावती। और किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया? तो ये भी आंसर होगा अमरावती में। ठीक है, बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी PDF और
जो क्विज है, जो मॉक टेस्ट है, जहां पर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो आपको मिलेगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले एक नौसैन्य अभ्यास INSLN डाइव एक्स 2026 में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? INS निरीक्षण। फिर अगले में पूछा कि भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र ये कहां पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा IIT रोपड़। फिर पूछा, अभी लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई? अमरावती हाईकोर्ट। राष्ट्र पंचायती राज दिवस आपने मनाया 24 अप्रैल को। फिर पूछा, अभी टाटा स्टील ने कहा दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीक लगाने के लिए SMS ग्रुप के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा झारखंड। फिर पूछा, अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल जी, इन्होंने कौन से भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह को शुरू किया? नवा। फिर पूछा, अभी किस देश ने 1 जनवरी 2009 से या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। और किस भारतीय को अभी ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अतनु नाथ। फिर आपसे पूछा, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अभी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेश कुमार अग्रवाल। और आखिरी प्रश्न था कि भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक आयोजित की कहां पर? आंसर होगा केरल में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा कोले हिल्स में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।